Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is प्रधानमंत्री युवा योजना। तो हम जानेंगे प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री युवा योजना इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री युवा योजना जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर 2016-17 टू 2020-21 पीरियड 5 इयर्स। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा 2016-17 से 2020-21 के पीरियड के लिए 5 इयर्स का ड्यूरेशन के लिए। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। It aims at creating an enabling ecosystem through entrepreneurship, education, training, advocacy, and easy access to entrepreneurship support network and promoting social enterprises for inclusive growth. इसका मकसद है क्रिएट करना, इनेबल करना एक इकोसिस्टम को एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडवोकेसी, इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगा एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट नेटवर्क को, प्रमोट करेगा सोशल इंटरप्राइजेस को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आर, जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, एजुकेट एंड इक्विप पोटेंशियल एंड अर्ली स्टेज इंटरप्रेन्योर, एजुकेट करेगा, इक्विप करेगा पोटेंशियल अर्ली स्टेज इंटरप्रेन्योर के लिए। कनेक्ट इंटरप्रेन्योर इन इनेबलिंग नेटवर्क ऑफ पीर, मेंटर फंड एंड बिजनेस सर्विसेज, कनेक्ट करेगा इंटरप्रेन्योर को इनेबलिंग नेटवर्क ऑफ पीयर्स के लिए, मेंटर्स के लिए, फंड और बिजनेस सर्विसेज के लिए। सपोर्ट इंटरप्रेन्योर थ्रू इंटरप्रेन्योरशिप हब, सपोर्ट करेगा इंटरप्रेन्योर को इंटरप्रेन्योरशिप हब के माध्यम से, ई हब के माध्यम से। कैटलाइज अ कल्चर शिफ्ट करेज इंटरप्रेन्योरशिप, कैटलाइज करेगा एक कल्चर शिफ्ट लाके ताकि इंकरेज किया जा सके इंटरप्रेन्योरशिप को। इट कवर 10 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये जो है कवर कर रहा है 10 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज को। तो वो कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री युवा योजना, युवा विद्यामित्र विकास अभियान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम। पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इन्फॉर्म्ड दैट मोर देन 81% ऑफ अकाउंट होल्डर आर वुमेन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन्फॉर्म किया है कि जो मोर देन 81% अकाउंट होल्डर जो है वो वुमेन है अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत। स्टैंड अप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च ऑन 5 अप्रैल 2016 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल एट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 में ताकि प्रमोट किया जाए इंटरप्रेन्योरशिप को ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए। तो कब लॉन्च किया गया था, क्यों, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। The scheme seeks to leverage the institutional credit structure to reach out the underserved sector of people such as SC, ST and women entrepreneur। ये जो स्कीम है इसको लीवरेज करने के लिए लॉन्च किया गया था ताकि ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर तक पहुंच सके अंडर सब सेक्टर जो है पीपल का, जैसे कि SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन ₹10 lakh and ₹1 crore to at least 1 SC or ST borrowers and at least 1 women borrower per bank ब्रांच फॉर सेटिंग अप ए ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। इसका ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का कि ये फैसिलिटेट करे बैंक लोन जो कि 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा, एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोवर को और एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर को पर बैंक ब्रांच के लिए, जो कि मदद करेगा सेटअप करने में ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज को। द ऑफिस ऑफ सिडबी एंड नाबार्ड शैल बी डेजिग्नेटेड स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर। जो ऑफिस होगा सिडबी और नाबार्ड का उसको डेजिग्नेटेड स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के तौर पे सेटअप किया जाएगा। इट इज सिमिलर टू बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया। ये सिमिलर है लेकिन डिस्टिंक्ट है स्टार्टअप इंडिया से, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है वो भी देख लेते हैं ताकि आपको जो डिफरेंस है वो पता चले। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज ए इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है ये एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रमोट करे स्टार्टअप को, जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन। इट वाज लॉन्च ऑन 16 जनवरी 2016। इसको लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप डिफाइंड एज एन एंटाइटी दैट इज हेडक्वार्टर इन इंडिया विच वाज ओपन लेस देन 10 years अगो एंड हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ फ्यूअर देन ₹100 crore यानी $14 million। जो स्टार्टअप है उसको डिफाइन किया गया यहाँ पे कि वो एक एंटाइटी होंगे जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होना चाहिए और जो कि ओपन करे लेस देन 10 years अगो हो और एनुअल टर्नओवर जो है वो फ्यूअर होना चाहिए देन 100 करोड़ से कम होना चाहिए, तो उसको कंसीडर किया जाएगा उसके अंतर्गत। द एक्शन प्लान फॉर दिस इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 pillars। जो एक्शन प्लान होगा इस इनिशिएटिव के अंतर्गत वो बेस्ड है 3 पिलर के ऊपर। वो पिलर्स है आपके सिंप्लीफिकेशन एंड
हैंड होल्डिंग की सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, हैंड होल्डिंग होना चाहिए। फाइंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, फाइंड किया जाएगा सपोर्ट को और इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप करेंगे और इंक्यूबेट करेंगे। एन एडिशनल एरिया ऑफ फोकस इज टू डिस्कार्ड रेस्ट्रिक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी विद इन दिस डोमेन सच एज लाइसेंस राज, लैंड परमिशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। एक एडिशनल जो एरिया है फोकस का कि वो डिस्कार्ड करे रेस्ट्रिक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी को इसके डोमेन के अंतर्गत, जैसे कि लाइसेंस राज हो गया, लैंड परमिशन हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो गया, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ब्रेला स्कीम ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जो अम्ब्रेला स्कीम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, तो हम उसको देखेंगे। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज क्लासिफाइड ऑल इट्स प्रोग्राम अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम, मिशन शक्ति, पोषण 2.0 और वात्सल्य। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्लासिफाई किया अपने सारे प्रोग्राम को 3 अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत, मिशन शक्ति, पोषण 2.0 और वात्सल्य के अंतर्गत। मिशन शक्ति है क्या? मिशन शक्ति इज अ मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन। इट विल कवर पॉलिसीज एंड स्कीम लाइक, मिशन शक्ति जो है ये एक मिशन है प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट के लिए वुमेन का। ये कवर करेगा पॉलिसी और स्कीम को, जैसे कि सांबल, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलेंटियर, वुमेन हेल्पलाइन, स्वधर, उज्जवल, विंडो होम एक्सेट्रा। सांबल जो है उसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलेंटियर, वुमेन हेल्पलाइन, स्वधर, उज्जवल, विडो होम, ये सारे आएंगे। सामर्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रेच, पीएम मातृवंदना योजना, जेंडर बजटिंग, रिसर्च एमंग अदर्स। जो सामर्थ्य है उसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, क्रेच, पीएम मातृवंदना योजना, जेंडर बजटिंग, रिसर्च और सब आएंगे। मिशन पोषण 2.0 जो दूसरा था, विल बी लॉन्च बाय गवर्नमेंट बाय मर्जिंग द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान। मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा मर्ज करके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को। दिस विल लुक इनटू वेज टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट, डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम। ये मदद करेगा मजबूत करने में न्यूट्रिशनल कंटेंट को, डिलीवरी, आउटरीच और आउटकम्स को। द स्कीम इंक्लूड अम्ब्रेला आईसीडीएस आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, नेशनल क्रेच स्कीम। ये जो स्कीम है वो इंक्लूड करता है अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सर्विस को, पोषण अभियान को, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, नेशनल क्रेच स्कीम। मिशन वात्सल्य विल लुक इनटू चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस। जो मिशन वात्सल्य है ये देखेगा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस को और चाइल्ड वेलफेयर सर्विस को। तो जो अम्ब्रेला स्कीम थे वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसको हम लोगों ने देख लिया डिटेल्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोणार्क सन टेम्पल। तो हम जानेंगे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट द कंजर्वेशन ऑफ सन टेम्पल एट कोणार्क। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कैरी कर रहा है कंजर्वेशन सन टेम्पल का, कोणार्क का। हम जानेंगे इस टेम्पल के बारे में। Built in the 13th century, the Konark temple was conceived as a gigantic chariot of the sun god with 12 pair of exquisitely ornamented wheel pulled by 7 horses. बिल्ड किया गया था इसको 13th सेंचुरी पे। जो कोणार्क टेम्पल है ये कंसीव किया जा रहा है कि एक जाइजेंटिक चैरियोट है सन गॉड का, जिसका 12 पेयर ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑर्नामेंटेड व्हील है, जो कि पुल किया जा रहा है 7 हॉर्सेस की मदद से। इट वाज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव वन, द ग्रेट रूलर ऑफ गंगा डायनेसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टेम्पल को बनाया गया था किंग नरसिम्हा देव वन के समय पे, जो कि ग्रेट रूलर थे गंगा डायनेसिटी के। द टेम्पल वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ग्रेटनेस एंड ऑल्सो फॉर द सोफिस्टिकेशन एंड एबंडेंस ऑफ स्कल्पचरल वर्क। इस टेम्पल को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में ही, इसके आर्किटेक्चरल ग्रेटनेस के कारण और जो सोफिस्टिकेशन और एबंडेंस है स्कल्पचरल वर्क का, इसलिए कोणार्क टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। द टेम्पल इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर, हेरिटेज, एक्जोटिक बीस्ट एंड सैलिएंट नेचुरल ब्यूटी। जो टेम्पल है वो एक परफेक्ट ब्लेंड है कलिंगा आर्किटेक्चर, हेरिटेज, एक्जोटिक बीच और थाईलैंड नेचुरल ब्यूटी का। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट एंड इट्स रूल। इसको प्रोटेक्ट किया गया है नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन आमसर एक्ट 1958 है और जो उसका रूल है 1959, उसके अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया गया है। The Konark is the third link of Odisha Golden Triangle. The first link is Jagannath Puri and the second link is Bhubaneswar, capital city of Odisha. जो कोणार्क है ये तीसरा लिंक है ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल के बीच का। पहला है आपका जगन्नाथपुरी और दूसरा लिंक है आपका भुवनेश्वर, जो कि कैपिटल सिटी है ओडिशा का। द टेम्पल वाज आल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा ड्यू टू इट्स डार्क कलर एंड यूज एज ए नेविगेशनल लैंडमार्क बाय एंशिएंट सेलर टू ओडिशा। सिमिलरली द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी वाज कॉल्ड व्हाइट पगोडा। ये जो टेम्पल है उसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है कोणार्क के सन टेम्पल को, क्योंकि इसका जो डार्क कलर है इस कारण, और ये यूज किया जा रहा था नेविगेशनल लैंडमार्क के तौर पे भी एंशिएंट सेलर के द्वारा ओडिशा के। उसी तरीके से जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी को, उसको व्हाइट पगोडा कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए कि अगर व्हाइट पगोडा
कौन सा है? जगन्नाथ टेम्पल पुरी का, और ब्लैक पगोडा सन टेम्पल कोणार्क का, दोनों ही आपका ओडिशा का है। It remains a major pilgrimage site for Hindus who gather here every year for the चंद्रभागा मेला around the month of February। ये एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज के लिए जो कि गैदर होते हैं हर एक साल यहाँ के पे चंद्रभागा मेला के दौरान, जो कि मंथ ऑफ फरवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कोणार्क के सन टेम्पल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिशा स्पेशल कोर्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल। हम जानेंगे जो दिशा स्पेशल कोर्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल है उसके बारे में डिटेल्स में। The Union Government informed the Lok Sabha that an interministerial consultation for the Andhra Pradesh Disha Special Court for Specified Offence Against Women and Children Bill 2020 has been initiated। यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को कि जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है आंध्र प्रदेश के दिशा स्पेशल कोर्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल 2020 को इनिशिएट कर दिया गया है। द बिल पेव्स द वे फॉर अवॉर्डिंग द डेथ पेनल्टी फॉर रेप एंड गैंग रेप। ये जो बिल है वो रास्ता क्लियर कर देगा जो कि डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करेगा रेप और गैंग रेप जैसे केस मैटर पे। बैकग्राउंड क्या है? द बिल वाज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो बिल है इसको रिजर्व रखा गया था गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। बिल रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट फॉर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर प्रोसेस इन द कंसल्टेशन विद इन द नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। बिल जो कि रिसीव किया गया था स्टेट के द्वारा एसेंट के लिए प्रेसिडेंट का, वो प्रोसेस किया जाता है कंसल्टेशन के बाद नोडल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के। की फीचर्स क्या है इस बिल का? It envisages the completion of investigation in 7 days and trial in 14 working days, where there is adequate conclusive evidence and reducing the total judgment time to 21 days from the existing 4 months। ये इन्वाइजेक कर रहा है कि कंप्लीट होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन 7 डेज के अंदर और ट्रायल 14 वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए, और जहां पे एडिकेट कंक्लूसिव एविडेंस हो वहां पर रिड्यूस करने की आवश्यकता है। जो टोटल जजमेंट टाइम है उसको 21 डेज के अंदर कर देना है एग्जिस्टिंग 4 मंथ से। It prescribes life imprisonment for other sexual offences against children and includes section 354F and 354G in IPC। ये प्रिस्क्राइब कर रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए अदर सेक्सुअल ऑफेंस के लिए अगेंस्ट चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के लिए, और सेक्शन 354F और 354G को इंक्लूड करना चाहिए आईपीसी पे। इन केस ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सोशल और डिजिटल मीडिया द एक्ट स्टेट 2 year imprisonment for the first conviction and 4 year for second and subsequent conviction। For this a new section 354E will be added in IPC 1860। हैरेसमेंट के लिए वुमेन का सोशल या डिजिटल मीडिया पे एक्ट का कहना है 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए पहला कन्विक्शन में, और 4 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा अगर वो दूसरी बार दोषी पाया जाए तो। और नया सेक्शन 354E को ऐड करना चाहिए आईपीसी के जो 1860 के रूल है उसके अंतर्गत। एज पर द बिल द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विल स्टैब्लिश ऑपरेट एंड मेंटेन ए रजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी कॉल्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर रजिस्ट्री। दिस रजिस्ट्री विल बी मेड पब्लिक एंड विल बी अवेलेबल टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इस बिल के अनुसार जो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट होंगे वो स्टैब्लिश करेंगे, ऑपरेट करेंगे और मेंटेन करेंगे एक रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे जिसको कि वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर रजिस्ट्री कहा जाएगा। ये रजिस्ट्री पब्लिकली रहेगा और अवेलेबल कराया जाएगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जब आवश्यकता पड़ेगी। द गवर्नमेंट विल स्टैब्लिश एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल। This court will exclusively deal with cases of offences against women and children including rape, acid attack, stalking, voyeurism, social media harassment of women, sexual harassment and all cases under the POCSO Act। जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करेंगे एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में ताकि वो इंश्योर कर सके स्पीडी ट्रायल को। ये जो कोर्ट होगा वो एक्सक्लूसिवली डील करेगा केसेस से ऑफेंसेस का जो कि वुमेन या चिल्ड्रन के खिलाफ हो, जैसे कि रेप हो गया, एसिड अटैक हो गया, स्टॉकिंग हो गया, वॉयरिज्म हो गया, सोशल मीडिया हैरेसमेंट ऑफ वुमेन हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट या और सारे केसेस जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं। The government will constitute a special police team at the district level to be called District Special Police Team to be headed by DSP for investigation of offences related to women and children। जो गवर्नमेंट है वो कंस्टिट्यूट करेंगे स्पेशल पुलिस टीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसको कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस टीम कहा जाएगा, जिसको कि हेड करेंगे डीएसपी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफेंस का जो कि रिलेटेड होगा वुमेन और चिल्ड्रन से। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो अपॉइंट ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर इस एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। और गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हर एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एनएसएपी। इसके बारे में हम जानेंगे कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है क्या। The Parliamentary Standing Committee on Rural Development has slammed the center meager pension allocation under National Social Assistance Program। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने स्लैम किया है सेंटर को कि जो मर्ज पेंशन एलोकेशन किया जा रहा है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत उसके लिए। द पैनल स्लैम द गवर्नमेंट लैक्सिटी इन रेजिंग द अमाउंट पॉइंटिंग आउट द रिकमेंडेशन टू इंक्रीज दिस सम। पैनल जो है वो स्लैम कर रहा है गवर्नमेंट को कि वो जो रेज नहीं कर रहा है इसके अमाउंट को और पॉइंट आउट कर रहा है कि जो रिकमेंडेशन था इंक्रीज किया जाना चाहिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम
सम के सम को। It observed that mer amount of assistance ranging from rupees 200 to rupees 500 per month under the different component of the scheme। ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो मर अमाउंट है असिस्टेंट का, जो कि रुपीज 200 से 500 के बीच में है पर मंथ, जो कि दिया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट के अंतर्गत इस स्कीम का, वो काफी ज्यादा नहीं है, ये सबको पता है। द पैनल ऑल्सो फ्लैग डिले एंड स्ट्रीट वाइड डिस्पैरिटी इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अंडर द फ्लैगशिप मनरेगा स्कीम। और ये जो पैनल है वो फ्लैग करा जो डिले किया जाता है स्टेट वाइड डिस्पैरिटी या पेमेंट ऑफ वेजेस को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को लेकर फ्लैगशिप मनरेगा स्कीम में, उसको भी हाईलाइट किया है। एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। एनएसएपी इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एल्डरली, विडोज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन। एनएसएपी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एल्डरली, विडो और पर्सन विद डिसेबिलिटी को इन द फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन के तौर पे। इट वाज लॉन्च इन 15 अगस्त 1995। इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 को। The scheme represents a significant step toward the fulfillment of directive principle in Article 41। ये जो स्कीम है ये रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप ताकि फुलफिल किया जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 41 में जो मेंशन है उसको। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आर्टिकल 41 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो प्रोवाइड करे पब्लिक असिस्टेंस सिटीजन को, अगर वो अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज हो, सिक हो या डिसेबल हो। For getting benefit under NSAP, the applicant must belong to a below poverty line family। और आपको बेनिफिट मिले अंडर NSAP के अंतर्गत एप्लीकेंट को बिलोंग करना होगा बीपीएल फैमिली कैटेगरी पे। कंपोनेंट क्या है NSAP का? द NSAP एट इट्स इंसेप्शन इन 1995 हैज 3 कंपोनेंट, नेमली जब NSAP को इंसेप्ट किया गया था 1995 में, तब इसका 3 कंपोनेंट था, नेमली नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। जब इसको इंसेप्ट किया गया था 1995 में, तो इसका 3 कंपोनेंट थे, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम थे, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। The NMBS was subsequently transferred on 1st April 2001 from the Ministry of Rural Development to the Ministry of Health and Family Welfare। और जो NMBS है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, इसको सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर कर दिया गया 1st अप्रैल 2001 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। ऑन 1st अप्रैल 2000 अ न्यू स्कीम नॉन एज अन्नपूर्णा स्कीम वाज लॉन्च। 1st अप्रैल 2000 में एक नया स्कीम जिसका नाम था अन्नपूर्णा स्कीम, उसको लॉन्च किया गया। In February 2009, 2 new schemes are known as Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and Indira Gandhi National Disability Pension Scheme were introduced। और फरवरी 2009 में 2 नया स्कीम इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रेजेंटली NSAP कंप्राइज ऑफ 5 स्कीम। आज क्या है NSAP के अंतर्गत 5 स्कीम है, वो कौन कौन से है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, पहले कही ये दोनों, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम NFBS और अन्नपूर्णा स्कीम। मतलब जो एक को शिफ्ट कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ, उस स्कीम को छोड़ के बाकी 5 स्कीम इसके अंतर्गत अभी प्रेजेंटली है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत कम जो सपोर्ट दिया जा रहा है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो एप्लीकेबल है एल्डर्स के लिए, विडोज के लिए, फिजिकली चैलेंज के लिए, उसके बारे में यहाँ कुछ पॉइंट है कि जो पेंशन है ₹200 से ₹500 मंथ का सीनियर सिटीजन जो कि बीपीएल हाउस होल्ड में आते हैं। विडो पेंशन जो है इसके अंदर ₹300 से ₹500 अ मंथ प्रोवाइड किया जाएगा विडो जिसका एज 40 ईयर्स होगा और जो बीपीएल हाउस होल्ड से बिलोंग करेगी। डिसेबिलिटी पेंशन है ₹300 का पर मंथ पर्सन जिसका एज 18 से 79 ईयर्स के बीच में होगा, जो कि सीवियर या मल्टीपल डिसेबिलिटीज को पीड़ित होंगे बीपीएल हाउस होल्ड के। फैमिली बेनिफिट जो होगा ₹20,000 का होगा अपॉन डेथ ऑफ ए ब्रीविंडर जिसका एज 18 से 59 ईयर के अंतर्गत थोड़ा सी और वो भी बीपीएल हाउस होल्ड कैटेगरी में हो। अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ फॉर सीनियर सिटीजन हु आर नॉट रिसीव एनी पेंशन। और अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत 10 kg फूड ग्रेन्स पर मंथ दिया जाएगा सीनियर सिटीजन को जिनको किसी भी टाइप का पेंशन नहीं दिया जा रहा है। That's all for daily current affairs session। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link। From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback। Thank you and have a nice day।